विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था कर रहे थे हम, ठीक है। मैंने पहले आपको सारे आर्टिकल बता दिए, आर्टिकल 52 से लेकर और 151 तक। भारतीय संविधान का भाग 5 किया हमने, संघ, संघ मतलब द यूनियन। आर्टिकल 52 से 151 तक लगातार थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। मैंने 151 तक ले गया, 52 से लेके 151 तक। अब हम बुक से उसको पूरा डिटेल कर रहे हैं। उसको करने से पहले थोड़ा सा लोकतांत्रिक सरकारों के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो संघीय कार्यपालिका, भाई द एग्जीक्यूटिव पढ़ने से पहले लोकतांत्रिक सरकारों के बारे में बता दूं कि अगर आप सरकार के कार्यपालिका और विधायिका अंगों के बीच जो संबंधों की प्रकृति होती है उसके आधार पर क्या लोकतांत्रिक सरकारें दो भागों में विभाजित कर सकते हैं आप। कितने भागों में? 2 प्रकार की हो सकती हैं। एक होती है संसदीय सरकारें जिनको बोलते हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, दूसरी होती है अध्यक्षात्मक सरकारें यानी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। इतना समझ में आ गया? तो जब लिखा जाता है तो ऐसा बोला जाता है कि आधुनिक लोकतांत्रिक सरकारें सरकार के कार्यपालिका और विधायिका अंगों के मध्य संबंधों की प्रकृति के आधार पर। समस्या कहां पर आती है? समस्या वहां पर आती है जब आप क्या करते हो, जब आगे पढ़ते हुए जाते हो और पीछे की चीज को गायब होती चली जाती है तो आप उसका मतलब नहीं समझ पाते। क्या करना है? दिमाग की क्षमताओं को बढ़ाना है आपने। क्या करना है? जब आप एक लाइन को पूरा पढ़ रहे हो तो आपको पहला वाला वर्ड और लास्ट वाले वर्ड के बीच में जो जो चीजें चल रही है वो आपके दिमाग में क्या होनी चाहिए? मतलब याद रहनी चाहिए, पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे। पता चला आपने बोला आधुनिक लोकतांत्रिक सरकारें, सरकार के कार्यपालिका। अब सरकार के कार्यपालिका जैसे ही पढ़ा वैसे भूल गए कि पहले क्या पढ़ा था। क्या पढ़ा था? आधुनिक लोकतांत्रिक सरकारें, कॉमा लगा रखा, यहां पर रुकना है। आधुनिक लोकतांत्रिक सरकारें सरकार के कार्यपालिका और विधायिका अंगों के मध्य, इसको एक साथ पढ़ना है आपने। सरकार के कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव और विधायिका यानी लेजिस्लेचर, ठीक है, विधायिका अंगों के मध्य संबंधों की प्रकृति के आधार पर संसदीय सरकारें और अध्यक्षात्मक सरकारों में वर्गीकृत होती है। इसको दूसरे भाषा में हम ये बोल सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकारें 2 प्रकार की होती हैं। कौन सी? नंबर 1 होती है संसदीय सरकार, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। नंबर 2 होती है अध्यक्षात्मक सरकार यानी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। कैसे पता करते हैं कि ये 2 प्रकार हैं? आंसर बोलेंगे आप सरकार के कार्यपालिका और विधायिका अंगों के मध्य संबंधों की प्रकृति के आधार पर। अब वो प्रकृति क्या होती है वो आगे पढ़ेंगे फिर अगली लाइनों में। सरकार की संसदीय व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति उत्तरदायी होती है? क्या बोला मैंने? पूरी लाइन नहीं, एक बार में जब आपने पढ़ा तो क्या आप उसको बिना देखे बोल पा रहे हो? अगर आप उसको बोल पा रहे हो इसका मतलब आपके समझ में आ गया, और अगर आपके लिए नील बटे सन्नाटा है तो इसका मतलब आपकी समझ में नहीं है। समझ में आया? एक बार फिर ध्यान से पढ़ें। सरकार की संसदीय व्यवस्था वह व्यवस्था है, कौन सी? संसदीय व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव अपनी नीतियों यानी पॉलिसी और कार्यों यानी वर्क्स, जो भी उसके कार्य होंगे, के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ये मेंस में लिखना है आपने, इसलिए बोल रहा हूं इसको अभी पकड़ लो। हो सकता है आप अभी प्री के हिसाब से सोच रहे हो कि गोला लगाया और बस हो गया, लेकिन आगे क्या करोगे? सिलेक्शन प्री के नंबर नहीं जुड़ते हैं, मेंस और इंटरव्यू के नंबर जुड़ते हैं। इसलिए मेंस को ध्यान में रखते हुए पढ़ो जिस भी चीज को पढ़ रहे हो, ठीक है। एक बार फिर बोल रहा हूं, सरकार की संसदीय व्यवस्था वह व्यवस्था होती है जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। हो गया। जबकि सरकार की अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है और वह संवैधानिक रूप से अपने कार्यकाल के मामले में विधायिका से स्वतंत्र होती है। जब भी आपसे पूछेगा, कोई भी पूछ सकता है कि भाई यार 2 तरह का सुना हमने खाली, कौन कौन सी? संसदीय और प्रेसिडेंट और अध्यक्षात्मक। क्या अंतर होता है इसमें? बस आपने बोलना है यार, एक जो कार्यपालिका अपनी नीति और कार्यों के लिए क्या होती है? विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, दूसरे वाले में नहीं होती है। खत्म, इतना ही बताना है आपने। तो कभी कभी पीसीएस में 20 शब्दों में पूछता है, अंतर बताइए। किसमें?
संसदीय और अध्यक्षात्मक में क्या अंतर है? तो आपने इतना ही लिखना है कि अपनी नीतियों और कार्यों के लिए जब जिसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गई, और जिसमें नहीं होती है वो क्या हो गई? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर हो गया? ठीक है। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार अथवा सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप भी कहा जाता है। क्या क्या नाम है संसदीय सरकार के? कैबिनेट सरकार। क्योंकि आपको मैंने बताया होगा कि जो मेन सरकार के अंदर, जैसे माना एग्जांपल ले लिए, इस समय मोदी सरकार चल रही है केंद्र में, क्या चल रही है? मोदी प्रधानमंत्री हैं, उनसे नीचे उनकी कैबिनेट है। क्या है? कैबिनेट है। उससे नीचे कैबिनेट राज्य मंत्री हैं, कैबिनेट उपमंत्री हैं, सॉरी राज्य मंत्री हैं, उपमंत्री हैं, बाकी सांसद है। क्या है? नॉर्मल सांसद जिनको बोलते हैं। बाकी जो विपक्ष में बैठे हैं वो भी सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। सारा जो डिसीजन होता है वो किसका होता है? कैबिनेट का। किसका होता है? बच्चे क्या सोचते हैं? बच्चे सोचते हैं कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल दोनों क्या है? एक ही चीज है, जबकि दोनों क्या है? अलग अलग चीज है। मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद दोनों अलग अलग चीज है। कैसे? मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल किनसे मिलकर बनेगा? मंत्रिमंडल मिलकर बनेगा किससे? कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होंगे, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, कोयला खनन मंत्री, है ना, इनसे मिलकर बनता है क्या? एक लंबी प्रोसेस होती है। प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या जो होगी 15% से अधिक नहीं होगी लोकसभा में। ठीक है? सारे डिसीजन कौन ले रही है? कैबिनेट ले रही है। इसलिए बोल रहे हैं संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार। क्या बोल रहे हैं? कैबिनेट सरकार। उत्तरदायी सरकार, आप पढ़ते होंगे बार बार कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किस आर्टिकल में पढ़ा था? किस आर्टिकल में पढ़ा था हमने कि जो मंत्री परिषद होती है वो अपने कार्यों के लिए सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है? अभी मैंने आर्टिकल जब मैंने कराए थे, मैंने कहा था आपसे मैं पूछूंगा, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ? ऐसे नहीं मिलेगा, बेयर एक्ट में ढूंढना पड़ेगा आपको, लाइन देखनी पड़ेगी पूरी और लिखना पड़ेगा आपको वहां पर। तीसरा बोला उसने वेस्टमिंस्टर सरकार। सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप। वेस्टमिंस्टर जगह का नाम है, जहां पर इंग्लैंड की संसद है लंदन में, उस जगह का नाम क्या? वेस्टमिंस्टर। इसलिए उसको बोलते हैं वेस्टमिंस्टर स्वरूप की सरकार। क्या बोलते हैं? तो इसलिए बोले सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप भी कहा जाता है। इस प्रकार की शासन व्यवस्था कहाँ है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पर है? ब्रिटेन में है, जापान में है, कनाडा में है, भारत में है। ठीक है? दूसरी ओर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक शासन सरकार जो है वो क्या है? गैर उत्तरदायी सरकार बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? गैर उत्तरदायी सरकार बोलते हैं। गैर संसदीय या निश्चित कार्यकारी व्यवस्था भी कहा जाता है। गैर संसदीय या निश्चित कार्यकारी व्यवस्था भी कहा जाता है। और ये कहां दिखेगी आपको? अमेरिका में दिखेगी, ब्राजील में दिखेगी, रूस में दिखेगी, श्रीलंका में दिखेगी। कहां दिखेगी? श्रीलंका में दिखेगी। ठीक है? किस आर्टिकल में क्या रखा? 75 में क्या रखा? 75 के किस पार्ट में क्या रखा? 75 के 3 में क्या रखा? कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है कौन? मंत्री परिषद सामूहिक रूप से। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आर्टिकल 75 3 याद कर लो अभी। ठीक है? मैं बार बार क्वेश्चन छोड़ूंगा, आपने वो ढूंढना है क्योंकि मैं करा चुका हूं। अगला, आइवर जेनिंग्स ने संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था भी कहा है। आइवर जेनिंग्स बहुत बड़े विद्वान हुए, इन्होंने लिखा है पार्लियामेंट्स, जो ये लोकतंत्र के बारे में, सरकारों के बारे में। तो आइवर जेनिंग्स कहते हैं कि संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था कहते हैं, क्योंकि इसमें शक्ति का केंद्र बिंदु कौन है? कैबिनेट होता है। मैंने बताया आपको, जितनी भी बैठकें होंगी गुप्त होंगी, गोपनीय होंगी, बिल्कुल। प्रधानमंत्री होंगे और कैबिनेट बैठी होगी। कभी कभी राज्य मंत्री को आमंत्रित करते हैं अगर उसके मंत्रालय से संबंधित क्या हो, उपमंत्री का नंबर नहीं आता है। ठीक है? संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें कैबिनेट यानी वास्तविक कार्यकारिणी संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति? संसद के प्रति अकाउंटेबल होती है। अकाउंटेबिलिटी जो होती है किसके प्रति? संसद के प्रति होती है। और उनका कार्यकाल तब तक चलता है जब तक उन्हें संसद में विश्वास मत प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? विश्वास प्राप्त हो। अब ये विश्वास क्या होता है? विश्वास होता है सीटें, कि अगर सरकार में बैठना है तो 50% + 1। क्या भाई? अगर माना सीटों की संख्या 500 कितनी है?
45 है मानो, वैसे 552 होती है मैक्सिमम, जो होगी 552 होगी, लेकिन 545 अगर लोग बैठते हैं या 543 अगर लोग बैठते हैं, उसका आधा करो और +1 कर दो। अगर इतना है तो सरकार में बैठ सकते हैं। जहां 50% आए, 50% भी आए या 50% से कम हो गए तो हटना पड़ेगा, प्रधानमंत्री से संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? ठीक है। तो कैबिनेट वास्तविक कार्यकारिणी संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। इनका कार्यकाल तब तक चलता है जब तक उन्हें संसद में विश्वास मत प्राप्त हो। अगली लाइन बता रहा हूं मैं, संसदीय व्यवस्था का प्रादुर्भाव करने वाली ब्रिटिश संसद के उद्भव के उपरांत इसे सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाने लगा है। वेस्टमिंस्टर मैंने कहा जगह का नाम है जहां पे इंग्लैंड की संसद है, इसलिए वेस्टमिंस्टर मॉडल कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा एक तीसरी प्रकार की कार्यपालिका कुछ देशों में पाई जाती है जिसे सामूहिक कार्यपालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कलेक्टिव एग्जीक्यूटिव की संज्ञा प्रदान की जाती है। इस प्रणाली में शक्तियां अंतिम रूप से एक व्यक्ति में संकेंद्रित न होकर व्यक्तियों के एक समूह में निहित होती है, जैसे स्विट्जरलैंड। ये यूपीएससी में आज से 25 साल पहले क्वेश्चन, 20-25 साल पहले क्वेश्चन पूछ लिया उसने। स्विट्जरलैंड में क्या होता है? इस देश में कार्यपालिका शक्ति 7 सदस्यीय संघीय परिषद यानी कलेक्टिव काउंसिल में सन्निहित होती है। परिषद में सदस्य शासन शक्ति की दृष्टि से एक दूसरे से बिल्कुल समान होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के समान होते हैं और इनका एक निश्चित कार्यकाल होता है। परिषद के सदस्य को क्रमवार अध्यक्ष बनने का अवसर प्राप्त होता है। एक साल रहते हैं, 7 आदमी, एक साल, 7 साल तक। कितने साल तक? बस। तो इसको बोलते हैं क्या? कलेक्टिव एग्जीक्यूटिव यानी सामूहिक कार्यपालिका। क्लियर हो गया? ठीक है। पूर्व में ब्रिटिश संविधान एवं राजनीतिज्ञ विशेषज्ञों ने प्रधानमंत्री को कैबिनेट के संबंध के संदर्भ में समानता के बीच प्रथम, यानी क्या कहा जाता है प्रधानमंत्री को? प्रिमस इंटर पेयर्स, मतलब सब समान है। भाई प्रधानमंत्री ने भी सांसद का चुनाव लड़ा, सांसदों ने भी सांसद का चुनाव लड़ा, यही तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही तो बने सब। लेकिन क्या हो गया? उन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जो सबसे ऊपर है यानी समानता के बीच प्रथम है, सब समान लेकिन प्रथम। जब इलेक्शन होते हैं, जैसे अब इलेक्शन होंगे, जिस पार्टी का सबसे ज्यादा बहुमत होगा उस पार्टी के सांसदों से पूछा जाएगा आपका नेता कौन है, तो वो बोलेंगे हमारे नेता ये है। राष्ट्रपति उनको क्या करेगा? नियुक्त करेगा। क्या करेगा? प्रधानमंत्री नियुक्त होता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। इतना क्लियर हो गया? ठीक। हाल ही के वर्षों में प्रधानमंत्री की शक्तियां और स्थिति कैबिनेट में बढ़ी हैं, देख रहे हैं आप, बिल्कुल बढ़ी हैं। वह ब्रिटिश राजनीतिज्ञ व प्रशासनिक व्यवस्था के प्रभावशाली राजनीतिज्ञ और प्रशासनिक व्यवस्था में प्रभावशाली भूमिका अदा करने लगा है। इसलिए बाद के राजनीतिक विश्लेषक जो हैं, जैसे क्रॉसमैन हो गए, मैकिन्टॉश हो गए और अन्य विद्वान, ब्रिटिश सरकार की व्यवस्था को प्रधानमंत्री शासित सरकार, क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री शासित सरकार कहने लगे हैं। यह स्थिति भारत के संदर्भ में भी लागू होती है। किसके संदर्भ में? भारत के संदर्भ में भी लागू होती है। भारत में ब्रिटेन के समान संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, अतः भारत का राष्ट्रपति देश का सिर्फ संवैधानिक या औपचारिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति क्या है? औपचारिक प्रमुख है। राष्ट्रपति क्या है? संवैधानिक प्रमुख है। राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति ये कहां से ली हमने? ये हमने ब्रिटेन से ली। बस अंतर इतना है कि ब्रिटेन में जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय शासन व्यवस्था हमने कहां से ग्रहण की? ब्रिटेन से ग्रहण की। जैसे ब्रिटेन में संसद होती है वैसे ही भारत में भी संसद होती है। ब्रिटेन में संसद किससे मिलकर बनी होती है? नंबर 1 क्राउन, नंबर 2 हाउस ऑफ कॉमन्स, नंबर 3 हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हमारे यहाँ बना होता है संसद, पार्लियामेंट इज इक्वल टू 1 इज प्रेसिडेंट, 2 इज लोकसभा या हाउस ऑफ द पीपल एंड +3 इज काउंसिल ऑफ स्टेट्स और राज्यसभा। इतना समझ में आ गया? ठीक है जी। अंतर इतना है कि वहां पर क्राउन की औपचारिक स्थिति है, यहां पर राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति है। तो राष्ट्रपति की जो औपचारिक स्थिति है वो भी हमने कहां से ले रखी? ब्रिटेन से ग्रहण कर रखी, ब्रिटेन के संविधान से। क्लियर हो गया? ठीक है। चलो जी, भारत में ब्रिटेन के समान संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, अतः भारत का राष्ट्रपति देश का सिर्फ संवैधानिक औपचारिक प्रमुख होता है। वास्तविक रूप से कार्यपालिकीय शक्ति यानी एग्जीक्यूटिव पावर्स जो होती हैं उसका प्रयोग कौन करता है? मंत्री परिषद करती है। कौन करती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करती है। कौन करती है? मंत्री परिषद करती है। मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। मंत्री परिषद का प्रधान कौन? प्रधानमंत्री होता है। इसके सदस्य निर्वाचित होते हैं। वे लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से
अब जब ये लाइन यहाँ पर लिखी हुई किताब में, तो आपने यहाँ पे लिखा 75 का 3, लोकसभा के प्रति, निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लोअर हाउस के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति? इस प्रकार भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति ब्रिटिश सम्राट के समान है, किंतु जहां ब्रिटिश सम्राट का पद वंशानुगत है, वहीं भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इसीलिए गणतंत्र दिवस, गणतंत्र है हम, रिपब्लिक हैं। क्या है हम? रिपब्लिक हैं। रिपब्लिक का मतलब ही ये होता है कि राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा, अपितु चुना जाएगा। क्या होगा? चुना जाएगा। समझ में आ गया? और जो रिपब्लिक हमने लिया है, गणतंत्र जो शासन व्यवस्था ली है गणतंत्रात्मक, ये हमने फ्रांस के संविधान से ली है। कहां से ली है? फ्रांस में जब 4th रिपब्लिक चल रहा था, वहां से हमने गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को ग्रहण किया। समझ में आया? कई रिपब्लिक हुए फ्रांस में, उसमें 4th रिपब्लिक से लिया हमने। कहां से लिया है? ठीक है जी। इस प्रकार भारत में एक साथ संसदीय लोकतंत्र तथा गणराज्य स्थापित किया गया। क्या किया गया है? संसदीय लोकतंत्र और गणतंत्र बोल सकते हैं आप, स्थापित किया गया है। फिर एक क्वेश्चन मेंस में बनता है आपका, संसदीय एवं अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का एक अंतर क्या है? एक लाइन खींचनी है आपने, इधर और इधर दोनों तरफ लिखना है कि संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है। यह क्वेश्चन जो आएगा वो 125 शब्दों में आएगा आपका। इसमें 125 शब्दों में आ सकता है। तो अगर मैं दोनों को साथ साथ बोलूं तो आपने बोलना संसदीय शासन व्यवस्था में दोहरी कार्यकारिणी होती है, एक संवैधानिक होती है, दूसरी व्यवहारिक होती है। उधर क्या होता है? एकल कार्यकारिणी होती है। राष्ट्रपति में ही संवैधानिक एवं व्यवहारिक दोनों प्रकार की शक्तियां निहित होती है। अब देखो ना, दोहरी कार्यकारिणी का मतलब ये हो गया कि संवैधानिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति, और एक दूसरा व्यवहारिक है। कौन प्रयोग कौन कर रहा है? कैबिनेट कर रही है, मतलब मंत्रिपरिषद कर रही है। उसका प्रयोग कौन कर रही है? तो आपने बोला संसदीय शासन व्यवस्था में पहली जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है दोहरी कार्यकारिणी, जिसमें कि पहली संवैधानिक है और दूसरी क्या? व्यवहारिक है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में क्या होता है? एकल कार्यकारिणी होती है। राष्ट्रपति में ही संवैधानिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार की शक्तियां निहित होती हैं। राष्ट्रपति अमेरिका का कौन? जो बाइडेन। सब कुछ उसी में निहित है। किसमें निहित है? सारी शक्तियां, यानी संवैधानिक भी और व्यवहारिक भी। समझ में आया? क्या आपने सुना कभी कि अमेरिका में प्रधानमंत्री? नहीं सुना होगा। उपराष्ट्रपति सुना होगा, कमला हैरिस है, भारतीय मूल की है, पर आपने प्रधानमंत्री नहीं सुना होगा। सुना? नहीं सुना। ऐसी संसदीय शासन व्यवस्था में बहुमत वाले दल का शासन होता है। जिसको बहुमत मिलेगा, मैंडेट मिलेगा जिसको, वही क्या करेगा? शासन करेगा। जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? राष्ट्रपति एवं विधायिका का पृथक रूप से निश्चित अवधि के लिए निर्वाचन होता है। 4 साल के लिए चुना जाता है वहां पर राष्ट्रपति अमेरिका में। कितने साल के लिए? 4 साल का कार्यकाल होता है। तो राष्ट्रपति और विधायिका का पृथक रूप से निश्चित अवधि के लिए निर्वाचन होता है। क्लियर हो गया? ठीक है। तीसरा, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है यहाँ पर, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल अकाउंट जो होती है, उत्तरदायित्व। ठीक है। यहां पर क्या होता है? उत्तरदायित्व का अभाव होता है। ये हमने पहले ही पढ़ लिया कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है। तो यहाँ पर सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, यहाँ पर उत्तरदायित्व का, कहां पर? प्रेसिडेंशियल वाले में उत्तरदायित्व का अभाव होता है। क्लियर हो गया? अगला, चौथा नंबर जो है, राजनीतिक एक रूपता होती है। कार्यपालिका और विधायिका होती है। कार्यपालिका और विधायिका राजनीतिक एक रूपता होती है, जबकि यहाँ पर राजनीतिक एक रूपता का अभाव होता है। कहां पर? प्रेसिडेंशियल जो गवर्नमेंट होती है, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। ठीक है। यहां पर क्या होता है? दोहरी सदस्यता होती है। कहां पर? संसदीय शासन व्यवस्था में दोहरी सदस्यता। पहली सदस्यता विधायिका की और दूसरी सदस्यता मंत्रिपरिषद की। मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, एक सदस्यता ये हो गई। दूसरा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भी है। किसमें? अब चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर हो, राज्य मंत्री हो, उप मंत्री हो, जो भी हो। तो मैंने कहा इन तीनों को मिलाकर बनता है मंत्री परिषद। किसको मिलाकर? कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री और उप मंत्री। लेकिन मैंने कहा सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर जो होता है उसको बोलते हैं हिंदी में मंत्रिमंडल। कैबिनेट को क्या बोलते हैं? मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल में ही सारी पावर्स होती हैं। मंत्री परिषद का आकार बड़ा होता है, पर सारी मतलब उसकी पावर उतनी नहीं होती है। मंत्रिमंडल का आकार छोटा होता है, लेकिन जो जितने भी फैसले लेने, नीतियां बनानी, वो कौन बना रहा? मंत्रिमंडल बना रहा है।
इसलिए कैबिनेट शब्द बोल रहे हैं हम। और कैबिनेट शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं था ही नहीं। वो तो क्या हुआ कि 352 आर्टिकल राष्ट्रीय आपात, जब इंदिरा गांधी जी ने क्या कर दिया, आभ्यंतरिक अशांति के आधार पर क्या लगाया, राष्ट्रीय आपात की घोषणा करवा दी राष्ट्रपति से। उसके बाद 44वां संविधान संशोधन करना पड़ा, तब लिखना पड़ा कि कैबिनेट की लिखित सूचना पर ही राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रीय आपात की घोषणा करेगा। तब शब्द आया वहां पर क्या, कैबिनेट। समझ में आ गया? मंत्रिमंडल बोलते हैं हम, ठीक है। अगला, संसदीय शासन व्यवस्था प्रधानमंत्री नेतृत्व करता है। कौन करता है? मोदी जी, है ना। उधर इस व्यवस्था में, दूसरी व्यवस्था में क्या करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन है? जो बाइडेन। एग्जाम्पल लेके चलो ना देश का। यहां पर निम्न सदन का विघटन होता है। कहां पर? पार्लियामेंट्री जो संसदीय शासन व्यवस्था है, निम्न सदन मतलब लोकसभा का विघटन होता है। क्या होता है? लोकसभा विघटित हो सकती है। मोदी जी आज बोल दें कि विघटित कर दो, राष्ट्रपति को विघटित करनी पड़ेगी, है ना। वहां पर निम्न सदन का विघटन नहीं होता है। कहां पर? अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में। फिर संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है? शक्तियों का सम्मिश्रण, यानी विधायिका और कार्यपालिका, शक्तियों का सम्मिश्रण। यहां पर अध्यक्षीय व्यवस्था में क्या होता है? शक्तियों की पृथकता, यानी विधायिका एवं कार्यपालिका का सिद्धांत अपनाया गया। तो ये इस तरह से जब आप लिखते हैं 125 शब्दों में, 250 शब्दों में, तो आपके 8 नंबर और 16 नंबर का क्वेश्चन तैयार होता है। क्या होता है? ठीक है। गुण क्या है? अगर मैं बोलूं संसदीय शासन व्यवस्था के गुण क्या है, तो गुण यह है कि विधायिका और कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य होता है। कहां पर? संसदीय शासन व्यवस्था। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में देखें तो स्थिर सरकार होती है। क्या होती है? फिर उधर जाए, उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार होती है। कहां पर? संसदीय शासन व्यवस्था में। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में क्या होता है? नीतियों की निश्चितता होती है, नीतियों की। उधर क्या होता है? निरंकुशता का अभाव होता है। इधर क्या होता है? शक्तियों का विभाजन का अभाव होता है। इधर क्या होता है? व्यापक प्रतिनिधित्व होता है। उधर क्या होता है? विशेषज्ञों की सरकार होती है। व्यापक प्रतिनिधित्व और इधर विशेषज्ञों की सरकार, ठीक है। अवगुण क्या है? अवगुण संसदीय शासन व्यवस्था अस्थिर सरकार होती है। अभी है, समर्थन वापस ले लिया, सरकार गिर गई। वहां पर क्या होता है? कार्यपालिका और विधायिका के मध्य टकराव होता है। वहां का अवगुण ये है। कहां का? जब मैं एक बार इधर बोल रहा हूं, एक बार उधर बोल रहा हूं, अध्यक्षात्मक में। इधर नीतिगत अनिश्चितता होती है, प्रधानमंत्री पे डिपेंड करता है नीतियां क्या होंगी, है ना। यहां पर क्या होता है? उत्तरदायित्वहीन सरकार होती है, उत्तरदायित्व ही नहीं है। उधर क्या होता है? शक्तियों के विभाजन के विरुद्ध, शक्तियों के विभाजन के विरुद्ध रहती है कौन? संसदीय शासन व्यवस्था। ये क्या रहती है? गैर उत्तरदायी नेतृत्व की संभावना होती है। यहाँ पर गैर उत्तरदायी नेतृत्व की संभावना। इधर क्या होता है? अयोग्य व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन किया जाता है। कहां पर? संसदीय शासन व्यवस्था में। और इधर संकुचित प्रतिनिधित्व होता है। अयोग्य मतलब भाई कई बार अपराधी भी क्या हो जाते थे, पहले इलेक्शन लड़ते थे, चले जाते थे। कई बार ये होता है कि कोई योग्यता नहीं। अयोग्यता मतलब आपको, आप मंत्री बन गए, आपको उस फील्ड का ABCD पता ही नहीं होता है। कई बार क्या नहीं होता है, लेकिन आपका जनमत इतना ज्यादा प्रभाव है कि आपको क्या बना दिया। तो कई बार आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं, मंत्रियों के मुंह ऐसे फिसल जाते हैं कि जनता फिर मजाक उड़ाती है ना। रक्षा मंत्री थे, उन्होंने कहा तारबाड़ क्यों नहीं लगाते कि किनारे अगर घुसपैठ हो रही है। यार रक्षा मंत्री का बयान ऐसा होना चाहिए, बहुत पहले की बात है, रक्षा मंत्री बना दिया गया किसी, तारबाड़ क्यों नहीं लगाते। अरे भैया लगा हुआ है सब कुछ, BSF लगी हुई है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लगी हुई है, और पाकिस्तान वाली साइड में, चाइना वाली साइड में ITBP लगी हुई है ना, बांग्लादेश में भी लगे हुए हैं, जगह जगह लगे हुए हैं, सब कुछ कर रखा है। घुसपैठ को रोकने के लिए तारबाड़ लगाओगे आप, जिसने घुसना होगा तो सुरंग बना के आ जाएगा। तो बड़ी क्या बोलते हैं ट्रोल, उस जमाने में तो अखबारों में आता था, ये मोबाइल वोबाइल नहीं होते थे। अब संविधान का भाग 5, संविधान का भाग 5 संघ से संबंधित है, द यूनियन, ठीक है। आर्टिकल कहां से कहां तक? 52 से 78, 5 चैप्टर है, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 बता रखा है मैंने। अध्याय 1 कहां से कहां तक? आपका कहां 52 से लेकर 78 तक। दूसरा जो चैप्टर जिसमें लिखा हुआ है, सुन लो, चैप्टर 1 है एग्जीक्यूटिव,
प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, कार्यपालिका, कहां से कहां तक, 52 से लेकर 78 तक। दूसरा चैप्टर बोलो मत, दूसरा चैप्टर क्या है, पार्लियामेंट है, संसद है, आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक। तीसरा चैप्टर जो है वो क्या है, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट और पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, 1 2 3 यही है। फिर उसके बाद जुडिशियरी, यूनियन जुडिशियरी, चैप्टर 4 संघीय न्यायपालिका, आर्टिकल 124 से 147, और फिर चैप्टर 5 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक 148 से 151। यही है, पहले याद करना है आपने इसको। क्या करना है, इससे क्या फायदा मिलता, फायदा यह मिलता कि माना कैग से संबंधित कोई प्रश्न आ गया, आर्टिकल पूछ लिया, तो आपके पास 3 ऑप्शन है, 148, 149, 150, तुक्का भी लगाओगे तो शायद सही हो जाए। आपके पास संसद से संबंधित कोई प्रश्न आएगा तो आप बीच में रहोगे, कहां, 79 से लेकर 122 के बीच में रहोगे, 300 समथिंग में नहीं जाओगे। कहां नहीं जाओगे, समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूं? ठीक है, तो इसके तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, भारत के महान्यायवादी संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। इसमें संघ में भाग 5 में, ठीक है। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका भारतीय लोकतंत्र के 3 आधार स्तंभ है जिन पर भारतीय शासन प्रणाली टिकी हुई है। जहां विधायिका का प्रमुख कार्य, अब ये क्वेश्चन पूछता है कई बार, विधायिका का प्रमुख कार्य क्या है? आंसर, विधि का निर्माण करना। क्या है, इतने में ही 1 नंबर मिल जाता है भाई, एक क्वेश्चन सही हो जाता है, विधि का निर्माण करना। कार्यपालिका का काम क्या है? विधियों के अनुसार शासन का संचालन करना। ये एक क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन और हो गया कि कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, तो आपने बोलना विधियों के अनुसार, लॉ के अनुसार, विधियों के अनुसार शासन का संचालन करना। फिर पूछेगा न्यायपालिका का काम क्या है, तो न्यायपालिका काम है विधायिका द्वारा निर्मित विधियों पर विवाद की स्थिति में समाधान प्रस्तुत करने एवं न्याय देने का दायित्व। माना कोई प्रश्न, माना कोई विधि ऐसी बना दी जिससे विवाद उत्पन्न हो गया, तो उसका निर्णय कौन करेगा? न्यायालय करेगा। वो बताएगा कि संवैधानिक है, असंवैधानिक है। क्या बताएगा? संवैधानिक है। उसकी संवैधानिकता और असंवैधानिकता की जांच कौन करेगा? न्यायपालिका करेगी। 3 स्तंभ ये हो गया। चतुर्थ स्तंभ आप मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, जितनी भी मीडिया है आपकी, है ना, उसको बोलते हैं चतुर्थ स्तंभ। चतुर्थ स्तंभ मतलब 4th स्टैंड। समझ में आया? अब इसके बाद हमने पढ़ना है भाई भारत का राष्ट्रपति। यहां से अब इंपॉर्टेंट शुरू होता है, ठीक है। तो हाँ जी, कितना हुआ समय? हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति, या अगले वीडियो में बनाऊं? ठीक है, अगले वीडियो में बताता हूं।